हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने जाएंगे 12th क्लास की PHYSICS फिजिक्स। ठीक, अच्छा। 12th क्लास की फिजिक्स में अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली स्टार्ट करी जाती है इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करते हैं, बट अपन मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, रीजन ये है, एक तो आसान, थोड़ी सी आसान पड़ती है कंपेरेटिवली, और वेटेज ज्यादा होता है। क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा आते हैं और जल्दी भी हो जाती है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं, तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझाने की। जैसे अपन बायोलॉजी केमिस्ट्री में समझते हैं, सेम वैसे ही यहां पर भी समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आप लोगों को कितना समझ में आए नहीं आएगा वो आप लोग मुझे बताओगे, मैं अपनी तरफ से 100% देने वाला हूं। ठीक है भैया, कैसे क्या करने वाले हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस बारे में, फिर अपन स्टार्ट तो करेंगे ही। फिर आगे तो अपन ज्यादा बात करते ही नहीं, आपको पता है। ठीक है, तो यार सिंप्लीफाई करके चीजों को पढ़ेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीजों को, और जहां जरूरत होगी, ठीक है, वहां कैलकुलेशन को भी अपन आसान करके पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को जल्दी अपने क्वेश्चन बन जाए वैसे अपन पढ़ेंगे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करेंगे अपन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हिंदी में बात करूं तो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, क्या है ये, इस बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बातों को और समझना। बहुत ही आसान चैप्टर ये होता है, ठीक है, बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। भैया क्या है ऐसा इसमें आसान? मैंने कहा देख, नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये कह रहा है, नाम में ये छुपा हुआ है कि जो आपकी विकिरण है, मतलब जो आपकी रेडिएशन है, जो आपकी लाइट है, ठीक है, विकिरण लाइट, जो आपकी लाइट है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, मतलब उसकी दो प्रकृति है। कई बार आपको यह फील होगा कि लाइट जो है आपकी, वो कण है, अलग अलग क्या है, कण है। और कई बार आपको फील होगा कि लाइट कैसी है, तरंगे हैं। ठीक बात है। तो यहां पर लाइट जो है आपकी, वो दो प्रकार की प्रकृति को शो कर रही है, इसलिए नाम क्या कह देते हैं इसको, कि विकिरण की द्वैत प्रकृति। ऐसे ही द्रव्य की मैं बात करूं तो यहां पर बात कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनकी बात कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही दो प्रकृति शो करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। जैसे ही इंसानों की मैं बात करूं तो कई इंसान क्या होते हैं, कई क्या सभी इंसान, कई फेसेस होते हैं। मतलब जैसे मेरी बात करूं तो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, मेरा नेचर अलग है, अलग तरीके से मैं बात कर रहा हूं। मैं अपने घर वालों के साथ में कुछ अलग तरीके से बात करता हूंगा, अपने दोस्तों के साथ में जो कि मेरे नहीं है उनसे मैं अलग तरीके से बात करता हूंगा, और किसी और से, दीपिका से मैं अलग तरीके से बात करता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अलग अलग तरीके से अपन अपना नेचर शो करते हैं, डिपेंड करती है जगह से जगह। वैसे ही यहां पर लाइट की बात हो रही है, लाइट जो है ये भी आपको अलग अलग द्वैत प्रकृति दिखाती है। ये एक इसकी सिंपल सी बातें हो गई। चलिए भैया हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए और चैप्टर के अंदर घुसते हैं। विकिरण तथा, हेडिंग डालिए, एक सेकेंड, हेडिंग डालिए, विकिरण तथा, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है भैया, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, डुअल नेचर, डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन एंड मैटर, एंड मैटर। ठीक है भैया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं नाम को, जैसे मैंने बता भी दिया आपको। विकिरण क्या है, मैंने कहा लाइट है, क्या है, लाइट है। ठीक है भैया, आपका जो द्रव्य है, आपका जो मैटर है, ये क्या है, मैंने कहा ये आपके, मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मान लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, इंग्लिश वाला नाम इधर लिख लेता हूं ताकि एक साथ में हो जाए। ये रेडिएशन या फिर विकिरण क्या है, आपकी लाइट है, और मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन
ऐसे इनको मैटर कहेंगे ना, एक्सेट्रा। ठीक है, अब लाइट जो है कभी आपको कैसी दिखेगी, कैसी बिहेव करती हुई आपको प्रतीत होगी, कभी आपको ये कण के रूप में, ठीक है, और कभी आपको ये तरंग के रूप में बिहेव करती दिखाई देगी। सेम ऐसे ही आपका जो मैटर है, कभी आपको कण कभी तरंग दिखाई, मतलब बिहेव करती हुई दिखाई देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रकाश से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लाइट के बारे में इस चैप्टर के अंदर ज्यादा बातें अपन करने वाले हैं। हेडिंग डालिए प्रकाश, हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश। प्रकाश अंग्रेजी में इसको लाइट कहते हैं। ठीक है भैया, लाइट कहते हैं। मैंने कहा ध्यान से सुन लेना बातों को, क्या है ये लाइट, क्या है ये लाइट, ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा लाइट कुछ भी नहीं है, प्रकाश एक ऊर्जा कण है। क्या है प्रकाश, जो लाइट है वो क्या है, एक ऊर्जा कण है। लिखते हैं इस बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा लाइट क्या है, जो आपका प्रकाश है, लाइट जो है आपकी वो क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा ऊर्जा कण है, ऊर्जा कण है, ठीक है। और इस ऊर्जा कण को क्या कहते हैं अपन, क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं, जिसे जिसे क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। समझिएगा ध्यान से बातों को, फोटोन कहा जाता है, कहा जाता है। मैंने कहा आपका जो प्रकाश है, जो आपकी लाइट है, वो क्या होती है, आपने कहा भैया कुछ भी नहीं होती, प्रकाश एक ऊर्जा कण है, और उस ऊर्जा कण को अपन क्या कहते हैं, क्वांटा कह दो या फिर फोटोन कह दो। जैसे एक बात करें अपन, मैंने कहा ये एक लाइट रे है, ये क्या है, एक प्रकाश, ये किरण है। लिख देता हूं मैं यहां पर, ये क्या है, एक प्रकाश, ये किरण जा रही है, ठीक है भैया, प्रकाश की किरण है। मैंने कहा ये किरण क्या है इसके अंदर है, भैया इसके अंदर तो ये ऊर्जा कण है ना, और लाइट तो ऊर्जा कण है ना, ठीक है भैया। और उस ऊर्जा कण को क्या कहते हैं, अपन फोटोन कहते हैं। तो ये आपके अलग अलग ऊर्जा कण है। ये देखो, ये जो किरण है, प्रकाश की किरण किसकी बनी हुई है, फोटोन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, फोटोन की बनी हुई है। तो मोटा माटी बात हमें ये समझ में आती है कि लाइट क्या है भैया, ऊर्जा का कण है, और उस ऊर्जा कण को अपन क्या कह देते हैं, फोटोन या क्वांटा कह देते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, आ रही है बात यहां तक समझ में, आनी चाहिए भैया, ठीक है, आ रही है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक बात करें अपन, मैंने कहा यहां पर आपको बहुत सारे फोटोन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है भाई, एक लाइट की किरण के अंदर बहुत सारे फोटोन होंगे, बिल्कुल आप भैया आप सही कह रहे हो, एक फोटोन थोड़ी ना होता, बहुत सारे फोटोन होंगे। इस एक फोटोन की मैं ऊर्जा की मैं बात करूं, इस एक फोटोन की कितनी एनर्जी है, इसकी ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी, देख लेते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा प्रत्येक 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 फोटोन, फोटोन क्या है बता चुका हूं, प्रत्येक फोटोन ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी वो ध्यान से देखिएगा। तो प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा वो क्या होगी, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, ठीक बात है। थोड़ा और करेंगे अपन डिकोड, ठीक है, ई बराबर एच न्यू। न्यू क्या है यहां पर, फ्रीक्वेंसी, क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, ई बराबर एच न्यू या फिर ई बराबर एच एफ भी लिख दूंगा, ठीक बात, ठीक है बात। अब एक बात आपको मैं बता देता हूं कि कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, न्यू इंटू लेमडा, वेव वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप, न्यू इंटू लेमडा होती है, ठीक है। तो थोड़ा मैं ऐसे करके लिख लेता हूं। और लाइट की यहां पर बात जब आ रही है, बात किसी कर रहे हैं लाइट की, तो लाइट की वेलोसिटी सी से अपन लिखते हैं, तो सी बराबर क्या आ जाएगी, न्यू इंटू लेमडा। अरे ठीक बात है क्या भैया, ठीक बात कर रहे हो आप, ठीक है। और न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इस न्यू को निकालना, मुझे इस न्यू से की वैल्यू चाहिए, तो न्यू को मैं इधर ले आऊंगा, तो क्या आ जाएगा, न्यू बराबर आ जाएगा आपका सी बटे लेमडा। इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है क्या, अरे मैंने वेव चैप्टर, एक चैप्टर होता है उसमें आप पढ़ोगे, वेलोसिटी बराबर न्यू इंटू लेमडा, ठीक है। लाइट की कितनी होती है, लाइट को अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना लाइट की को, तो सी बराबर न्यू इंटू लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा को इसका न्यू को मैं इधर ले आऊंगा, तो क्या आ जाएगा, सी बटे लेमडा आ जाएगा। कहा या ना बोल, ठीक है बात भैया, ठीक है।
तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, आपने न्यू की जगह मैं सी बटे लेमडा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं भैया। तो यहां पर आपका न्यू है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां पर, ई बराबर में लिख सकता हूं एच ऐसा का ऐसा आ जाएगा, न्यू की जगह मैं लिख दूंगा सी बटे लेमडा। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इसको मार दो ब्रैकेट में बंद, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, ठीक है। इज इक्वल्स टू एच सी बटे लेमडा, ठीक बात है। यहां पर ये एच क्या है भैया, सी हमें समझ में आता है कि लाइट की वेलोसिटी की बात हो रही है यहां पर, लेकिन ये एच क्या है, ये एच के बारे में तो बताओ हमें, ठीक है। एच के बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। यहां जो आपका एच आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, इस एच को कहते हैं अपन प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। सुनते जाइएगा बातों को ध्यान में, समझ में आएगी बातें, है ना। जो कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। हिंदी में बात करूं तो प्लैंक स्थिरांक कह देंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदी वाला भी लिख देंगे प्लैंक कांस्टेंट को हिंदी में स्थिरांक कहते हैं। ये लो जी, हिंदी वाला भी हो गया। अरे भैया मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट एच, एच की क्या कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है, कभी बदलेगी नहीं। एच की वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू है, तो वो वैल्यू क्या है, आ जाओ बात कर लेते हैं उसकी। तो एच बराबर कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है, तो मैंने कहा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि अच्छे से हाईलाइट हो जाए। ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये आपकी एच की वैल्यू। एच क्या है भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है मतलब स्थिर रहेगी, वैल्यू उसकी ऊपर नीचे नहीं होगी, एक ही फिक्स वैल्यू है, वो आपकी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। रिपीट कर देते हैं एक बार के लिए हम, और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा अपन बात कर रहे हैं प्रकाश की, बात कर रहे हैं लाइट की, बात कर रहे हैं। प्रकाश क्या होता है भैया, कुछ भी नहीं है, ऊर्जा का कण होता है। क्या है, ऊर्जा का कण है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा कण है। और उस ऊर्जा कण को अपन या तो क्वांटा या फिर फोटोन कहेंगे, ठीक बात है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, मैंने कहा ई बराबर एच न्यू होती है। और हमने यहां पर न्यू की वैल्यू निकाल ली, न्यू क्या है, सी बटे लेमडा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई बराबर एच सी बटे लेमडा आ जाएगा। यहां पर मैंने कहा एच की वैल्यू, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 आ जाएगी। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। थोड़ी देर में जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपके काम आएंगे। चलिए हेडिंग डालिए, अगली अगली हेडिंग डालो रे। अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग कहती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। उत्सर्जन माने बाहर निकालना, ठीक। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मैंने कहा कहां से बाहर निकालना है। मान ले कि कोई धातु है, मान ले कि ये कोई धातु है, मान लिया भैया धातु है, ये कोई धातु है, और मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकालना है, ठीक है। धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल भैया सही बात कह रहे हो आप, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो वो धातु जो वो चालक बन पाता है। हर धातु चालक होते हैं ना विद्युत के, पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते नहीं होते, होते हैं भैया, ठीक है। तो सही बात है ना, धातु क्या है, इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक। तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। किसी धातु में से अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, उसी को अपन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। सही बात है, हाँ ठीक। आ जा, यहां पर अपन एक लाइन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। मैंने कहा धातु में से, धातु में से, धातु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, धातु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है, ठीक बात है क्या, ठीक बात है भैया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है वो तो मैं समझ में आ गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का जो तरीका है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का जो तरीका है, आपको इतना समझ में भी आया है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है भैया, धातु में से अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, उसको अपन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कह रहे हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कैसे,
ठीक है भाई, हमने ये कह दिया सिंपली कि धातु में से इलेक्ट्रॉन अपन बाहर निकाल रहे हैं, इसी को अपन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे तो नहीं कहेगा, नहीं मैं कह दिया भाई धातु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या, ऐसे नहीं निकलता। उसको निकालने के लिए अलग तरीके हैं, वो तरीके क्या है उनकी थोड़ी सी बात कर ली जाए। एक सेकंड दीजिए, चल तो रहा है ना भाई। चलिए, उत्सर्जन के प्रकार, उत्सर्जन के प्रकार, उत्सर्जन के प्रकार। तो अलग अलग तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं भैया। कौन कौन से वो तरीके हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला तरीका ताप, यानी कि क्या है आपका ताप, ताप यानी कि उत्सर्जन, उत्सर्जन। नाम से ही पता लग रहा है भाई, नाम से ही पता लग रहा है। यहाँ पर क्या है ताप यानी उत्सर्जन। क्या होगा यहाँ पर, ताप देंगे, हीट देंगे, मेटल को क्या करेंगे, हीट देंगे। और जब मेटल को हीट देंगे तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उस उत्सर्जन को अपन ताप यानी उत्सर्जन कह देते हैं। एक सेकंड, इसको क्या कह देंगे अपन, तापायनिक, या फिर तापायनिक, ताप आयनिक उत्सर्जन कह देंगे। ठीक बात, चलिए लिख देते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात लिख देते हैं। तो मैंने कहा पर्याप्त मात्रा में आपको ताप देना है, तापीय ऊर्जा देनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे पर्याप्त, पर्याप्त ताप या फिर तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा प्रदान, प्रदान करके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, पर्याप्त ताप या फिर तापीय ऊर्जा प्रदान करके अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है, धातु की प्लेट है, हमने इसको हीट दी, हमने क्या दी, इसको हीट दी, ताप दिया। और जब हमने इसको हीट दी, हमने क्या दी, इसको हीट दी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इस धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन जो वो बाहर निकल गया, ये क्या होता आपका तापायनिक उत्सर्जन होता है। कि हमने ताप दिया, हमने इतना ताप दिया, पर्याप्त मात्रा में ताप दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। ये पहला प्रकार है उत्सर्जन का। दूसरे पे आते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। आ जाओ, दूसरा अपन बात करते हैं क्षेत्र उत्सर्जन की। क्षेत्र उत्सर्जन भैया ये क्या होता है, मैंने कहा यहां पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपन यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, धातु का टुकड़ा है, उसमें से अपना पर्पज क्या है, अपना हमारा पर्पज क्या है, धातु के टुकड़े में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। पहला तरीका हमने देखा कि हमने ईट देके निकाल लिया। दूसरा तरीका अपन देख रहे हैं कि क्षेत्र, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं इसको। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र अंग्रेजी में जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसको क्या करेंगे, लागू करके। ठीक है, या फिर ऐसे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा अपन को। प्रबल विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लागू करके, लागू करके। ठीक है, तो ये अपना धातु का टुकड़ा, धातु की प्लेट है। ठीक है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गए। इस प्रकार के उत्सर्जन को अपन क्या कह देते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कह देते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार है आपका द्वितीयक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन। भैया ये क्या बवाल है, द्वितीयक उत्सर्जन। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन ही अपन क्या करेंगे, धातु के टुकड़े पर डालेंगे। भैया क्या बवाल है, समझाओ थोड़ा सा। मैंने कहा मान ले कि ये आपका धातु का टुकड़ा है, ये आपके धातु का कोई धातु की प्लेट है। ठीक है, इसमें से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे इस पर इलेक्ट्रॉन ही डालना पड़ेगा भैया।
मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन ही मुझे डालना पड़ेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और टकरा कर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो इलेक्ट्रॉन के बदले इलेक्ट्रॉन का काम चल रहा है। तो भैया इसका क्या फायदा हुआ? अरे इसका क्या फायदा हुआ? इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला, उसके लिए आपने इलेक्ट्रॉन ही डाल दिया इस पे, पहले से आपके पास इलेक्ट्रॉन तो था ही, क्यों टाइम पास कर रहे हो? ठीक है, तो ये तो फालतू सी प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तीन तो हो गए नॉर्मल, ये तीन क्या हो गए आपके? नॉर्मल वाली बात हो गई। चौथा है ना, वो बहुत काम का है, उसी की बात अपन आगे करेंगे। आ जाओ, चौथा प्रकार देखो भैया। चौथा प्रकार उत्सर्जन का वो है आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या है? प्रकाश, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। भैया क्या होता है ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, बताइए थोड़ा सा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, मैंने होने को तो, होने को तो कुछ भी नहीं होता, मैंने क्या क्या होगा यहां पर? मैंने कहा जब पर्याप्त मात्रा में, जब पर्याप्त ऊर्जा प्रकाश विकिरण किसी धातु पर पड़ेगी, ठीक है, जब पर्याप्त मात्रा में जो प्रकाश विकिरण है, ठीक है, वो कहां पर पड़ेगी? धातु पर पड़ेगी, और धातु पर पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे? अपन फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये जो उत्सर्जन, इसको अपन क्या कह देंगे? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कह देंगे। वह थोड़ा लिखवा दो, फिर हमें थोड़ा और अच्छे से बता दो तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि जब, एक सेकेंड, जब पर्याप्त, जब पर्याप्त ऊर्जा, ऊर्जा, जब पर्याप्त ऊर्जा की प्रकाश विकिरण, प्रकाश विकिरण किसी, किसी, फिर ऐसे लिखते हैं विकिरण धातु प्लेट, ठीक है, जब पर्याप्त ऊर्जा की प्रकाश विकिरण धातु प्लेट, धातु प्लेट पर पड़ती है, पड़ती है, तब, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो क्या कहेंगे अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां पर लिख देंगे निकाले गए, बाहर जो निकाले हैं अपन इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहेंगे? निकाले गए, निकाले गए इलेक्ट्रॉन को, निकाले गए इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और, और उत्सर्जन को, ये जो उत्सर्जन हुआ है इसे क्या कहेंगे अपन? प्रकाश विद्युत, और उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मैंने कहा पढ़ लीजिए एक बार लाइन को, लाइन को वापस पढ़िए एक बार, क्या कह रहा हूं मैं? मैंने कहा जब पर्याप्त ऊर्जा की प्रकाश विकिरण जो है वो किसी धातु पर पड़ेगी, और जब धातु पर पड़ेगी तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले उनको क्या कहेंगे अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इस प्रकार के उत्सर्जन को अपन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मेरे पास में कोई एक धातु का टुकड़ा है, कोई एक धातु की, ये मेरे पास में प्लेट है, ठीक है, मैंने इस पर क्या डाली? प्रकाश विकिरण डाली, मतलब लाइट रेडिएशन डाली। अब वो लाइट रेडिएशन में इतनी एनर्जी थी, उस लाइट रेडिएशन में इतनी एनर्जी थी कि उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। इस धातु में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। वापस सुनिए एक बार मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा यहां पर ये क्या है? लाइट है। हमने इस लाइट को किस पर डाला?
इस धातु पर डाला। इस लाइट के अंदर, इस लाइट रेडिएशन के अंदर इतनी एनर्जी है कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। ठीक बात है। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं इनको क्या कहते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो उत्सर्जन हुआ है इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक बात। और अपन ने आज जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तभी मैंने आपको एक बात बोली थी भैया। क्या बात बोली थी आपने, मैंने आपको कहा था कि लाइट के अंदर क्या होते हैं भैया, फोटोन होते हैं। क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। तो यहां पर मैं एक बात लिखूंगा, वो बात सुनिएगा ध्यान से। यहां पर मैं एक बात लिखूंगा, वो बात क्या कहती है, वो बात ये कहती है कि फोटोन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच आमने सामने, आमने सामने की टक्कर होती है, टक्कर होती है। ठीक है। तो यहां पर ये जो लाइट आई है इसमें क्या है, फोटोन है। और वो फोटोन इस धातु के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो वो बाहर निकलेंगे। एक सेकंड दीजिएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर है तो बताओ भाई। होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी तुम लोगों को अगर है तो बताओ। फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आमने सामने की टक्कर होती है। फोटोन टकराएंगे, जो लाइट के अंदर फोटोन है वो टकराएंगे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देंगे। ठीक बात है क्या? ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या हमें नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, और मैं इस पेज को नीचे ले आता हूँ। चलिए क्वेश्चन है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन ही है, AIPMT 1988। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से, क्या है आपके, थर्म आयंस कौन से हैं। ठीक है, ये आपको पूछा है। ठीक है, थर्मी आयंस पूछा आपको। निम्नलिखित में से कौन से थर्मी आयंस हैं। प्रोटॉन को कहते हैं थर्मो आयंस, फोटोन को कहते हैं प्रोटोन को कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। प्रोटोन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन, किसको कहते हैं? आपका आंसर आना चाहिए भैया। थर्मी आयंस क्या है, थोड़ा सा बता भी दीजिए, मैं मन कहा जा बताते हैं। थर्मी आयंस, ठीक है, थर्मी आयंस कहते हैं कि जो एनर्जी की वजह से, ऊर्जा की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, थर्मो वर्ड किसके लिए आता है, ताप के लिए, है ना। तो यहां पर लिख देंगे अपन कि, या फिर ऐसे लिखेंगे, ऊर्जा की वजह से बाहर निकले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपन ने ऊर्जा दी थी, उससे बाहर निकले थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऊर्जा की वजह से बाहर जो निकलते हैं वो कौन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, थर्मी आयंस कहते हैं। तो यहां पर अपना जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपन थर्मी आयंस कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग डालिएगा आप, वर्क फंक्शन। अगली हेडिंग डालेंगे क्या, वर्क फंक्शन। अगली हेडिंग डालिए वर्क फंक्शन। सुनिए, समझिएगा ध्यान से बातों को। ठीक है, समझोगे तो तुझे समझ में आएंगी, नहीं समझोगे तो ऊपर से निकल जाएंगे भैया। ठीक है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं वो बात कर लेते हैं। तो हिंदी में इसको कार्य फलन कहा जाता है। क्या कहते हैं, कार्य फलन कहते हैं। कोई बात नहीं है भैया, कार्य फलन कहते हैं। इसको एक और नाम, या फिर इसको या तो वर्क फंक्शन कह दो, या फिर इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी इसको कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी इसको कहते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। ठीक बात, ठीक। अब यहां पर सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। मैंने कहा अपन बात किसकी कर रहे हैं भैया, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट या तो आप डब्ल्यू से कर दो, या फिर फाई से कर दो, या फिर आप कर दो इसको ईटीएच से, ईटीएच से।
इनसे आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। W लिखा हुआ हो वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हो रही है, फाई लिखा हुआ हो आपका वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हो रही है, या फिर ETH लिखा हुआ हो तो भी वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हो रही है। ठीक बात है। क्या होती है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको समझते हैं। मैंने कहा ये धातु का टुकड़ा है, वही अपना मेन काम धातु, ठीक है, ये धातु का टुकड़ा है भैया, बिल्कुल है। मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है, मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो कम से कम मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। जैसे मैंने इन पर क्या डाली, ऊर्जा लगाई, ठीक है। तो कम से कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, कम से कम मैं कितनी एनर्जी लगाऊं कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। भैया ज्यादा लगाओ आपकी मर्जी है, अरे इस धातु पर आप ज्यादा एनर्जी लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम इतनी तो लगानी पड़ेगी, कम से कम इतनी तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। इतनी एनर्जी भी नहीं लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये जो कम से कम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको चाहिए होती है, वापस सुन बोलूंगा मैं ध्यान से, कम से कम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको चाहिए होती है, उसको ये अपन वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा, इसकी मैं डेफिनेशन यहां पर लिख दूंगा कि धातु की सतह से, धातु की सतह से, सतह से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा कितनी चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा। भाई इस एनर्जी से ही कम से कम एनर्जी इतनी तो आपको लगानी पड़ेगी, इससे ज्यादा लगाओगे आपकी मर्जी है। जैसे मैं बात करूं, भाई गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, 650 नंबर तो कम से कम आने चाहिए, इससे ज्यादा लाए तो तेरी मर्जी, ठीक बात है क्या। लेकिन 650 भी नहीं लाया तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी। तो यही बात यहां पर हो रही है कि इतनी एनर्जी तो तुझे लगानी पड़ेगी कम से कम। कट ऑफ है, मतलब ये कौन सी एनर्जी है, कट ऑफ एनर्जी है इसकी, जैसे अपनी कट ऑफ मार्क्स होते हैं, यहाँ पर कट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन कहते हैं। ये बात समझ में आई। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W से कर दो, फाई से कर दो, ETH से कर दो, ठीक बात है। अब यार ये जो आपकी, ये मैंने कहा कम से कम एनर्जी आपको इतनी तो लगानी पड़ेगी, और ये क्या है आपकी धातु से धातु डिपेंड करती है। अरे हाँ या ना बोल भाई, ठीक है। अलग अलग धातु की अलग अलग होगी, जैसे मैं बात करूं लोहे में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए ये ऊर्जा अलग होगी, भाई लोहे के अलग है ना, मटेरियल अलग है। भाई मैं बात करूं सोडियम में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए ये एनर्जी अलग हो सकती है। तो धातु से धातु के लिए एनर्जी अलग अलग होगी। जैसे मैं बात करूं एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो मैंने कहा कट ऑफ मार्क्स मैंने बताया कि 650 आपका नंबर है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लिए 650, ओबीसी से हो तो थोड़ा कम, ईडब्ल्यू से हो थोड़ा कम। समझ में आ रही है बात, अरे हाँ या ना बोल, ठीक है। वैसे ही मैं बोल रहा हूं धातु से धातु पर जाएंगे, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग एनर्जी यहां पर होगी। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ये धातु पर निर्भर करती है कि कितनी एनर्जी यहां पर अपन को लगानी पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो अलग अलग धातु की अलग अलग होगी, है ना। तो ये धातु पर, यह है धातु पर निर्भर करती है, धातु पर निर्भर करती है, ठीक बात। हमने क्या पढ़ी भैया, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने पढ़ ली। अगली पढ़ते हैं, आएंगे आएंगे क्वेश्चन में आएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, अभी करवाएंगे उनकी भी, ठीक है। अगला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला क्या है आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या टाइम होगा, ठीक है, अभी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हिंदी में कहते हैं इसको देहली आवर्ती। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कूटूंगा नहीं मैं, बताना जरूर, ठीक है। चलिए, मैंने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवर्ती, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन न्यू, न्यू नोट
न्यू नोट या फिर न्यू टीएच से, ठीक है, न्यू नोट या फिर न्यू टीएच से आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर देहली आवृत्ति इसको रिप्रेजेंट करते हो। क्या होती है ये, आ जाओ बात कर लेते हैं इसकी। ठीक, अच्छा, वही कि अपने पास में वही धातु का टुकड़ा है, वही अपने पास में क्या है, धातु का टुकड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर जो लाइट पड़ रही है, ठीक है, लाइट में क्या है जी, फोटोन है, बिल्कुल भैया फोटोन है, लाइट में क्या है, फोटोन है। अब मैं इन फोटोन की कितनी फ्रिक्वेंसी रखूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए। तो आंसर आता है कि आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको देहली आवृत्ति तो रखनी पड़ेगी। ये क्या होती है भाई, कम से कम आपको इतनी फ्रीक्वेंसी तो रखनी पड़ेगी, तब आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। इससे ज्यादा रखो आपकी इच्छा है, इससे ज्यादा रखोगे आप फ्रीक्वेंसी को, आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी आपको रखनी पड़ेगी। और जो कम से कम फ्रीक्वेंसी है किसी धातु की, उसी को अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर देहली आवृत्ति कहते हैं। यहां पर इसकी डेफिनेशन अपन ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको नीचे खिसका देते हैं। ओहो, चलो इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे यहां पर। डेफिनेशन ये कहती है कि सतही इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, सतही इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, कम से कम आपको इतनी तो चाहिए होगी, न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा हो आपकी इच्छा है, कम से कम इतनी होनी चाहिए न्यूनतम फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति। ठीक, अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी किसकी, वर्क फंक्शन की बात करी थी, थोड़ी देर पहले अपन ने किसकी बात करी थी, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करी थी। वर्क फंक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं भैया डब्ल्यू से या फिर फाई से या फिर ईटीएच से, ठीक बात है। और हमें ये पता है इज इक्वल्स टू क्या होता है, अरे इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, एच न्यू होता है। याद करो अभी थोड़ी देर पहले आज चैप्टर में स्टार्ट किया था, इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, ईटीएच बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच न्यू नोट। न्यू नोट क्या है आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, देहली आवृत्ति है, ठीक बात है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा इसको आप देहली आवृत्ति को न्यू टीएच भी तो लिख सकते हो, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ई बराबर और क्या लिख सकता हूं मैं, एच न्यू टीएच भी लिख सकता हूं। अरे हाँ या बोल, ना या बोल, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। जो अपन ने आज पढ़ा है वही बातें अपन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ अलग थोड़ी ना बात कर रहे हैं अपन। तो यार नहीं, कुछ अलग बात तो आप नहीं कर रहे हैं, बस तो मैंने कहा यही तो बात है, यही तो बात है भैया, यही तो बात है, ठीक है। यहां पर न्यू नोट अपन कब लेंगे, जब आपके फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी, एक सेकेंड रुको, एक बात बतानी है पहले, वो बात कर लेते हैं। मैंने कहा यदि, यदि फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, भैया कौन सा फोटोन की एनर्जी, मैंने कहा फोटोन क्या होता है भैया, ये तो लाइट के अंदर होता है ना, लाइट फोटोन से तो बनी होती है। मैंने कहा जो लाइट आप इस धातु पे डाल रहे हो उसमें फोटोन है, उस फोटोन की एनर्जी या फिर फोटोन की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने कहा ये जो लाइट अपन ने डाली है, ये जो लाइट अपन ने डाली है इसमें फोटोन है, इन फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, यदि वो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, न्यू है, अगर वो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, न्यू, ठीक है। मान लेते हैं अपन कि जो आप फोटोन यहां पर, जो आप फोटोन लाइट के अंदर जो फोटोन है वो डाल रहे हो, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, ठीक है। तो न्यू जो है वो न्यू नोट से क्या होनी चाहिए, न्यू जो है वो न्यू नोट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, न्यू नोट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। समझाता हूं इसके बारे में क्या है ये, ठीक है। न्यू नोट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा आपका प्रकाश विद्युत, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, उत्सर्जन के लिए, ठीक है। आ जाओ समझाता हूं थोड़ा सा। मैंने कहा न्यू नोट क्या है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको न्यू नोट क्या होता है। भैया न्यू नोट क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है वो तो आपका न्यू नोट हो गया, मतलब इतनी आपको फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जब इस न्यू नोट से फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी तभी तो बाहर निकलेगा। भाई एक बार मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूं
मैं ये कह रहा हूं कि अगर कट ऑफ मार्क्स मैं बता रहा हूं 650 है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मान लेते हैं मार्क्स 650 है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कब मिलेगी? या तो आपकी 650 हो या फिर 650 से ऊपर हो। भाई 650 मैंने कहा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो क्या 650 में आप सेफ फील करोगे? नहीं करोगे। और 651, 52, 55 होंगे आपके, तो आप बिल्कुल सेफ फील करोगे। यही मैंने यहां पर कहा कि आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नोट है, तो आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू नोट है, कि भाई न्यू नोट तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। न्यू नोट तो कम से कम है, इससे ज्यादा होगी तभी आपके इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा। पर न्यू नोट पर भी निकल जाएगा, लेकिन सेफ फील करने के लिए न्यू नोट से ज्यादा होनी चाहिए। तो यही मैंने कहा कि आपकी यदि आपके फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी, जो आपका फोटोन यहाँ पर गिर रहा है, जो लाइट गिर रही है इसके अंदर जो फोटोन है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नोट से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तभी जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं, एक बात और करेंगे, फिर थोड़ा अपन कैलकुलेशन वगैरह पे आएंगे। ठीक है, वो बात अपन करेंगे किसकी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने वर्क फंक्शन की बात करी, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करी, अब बात करेंगे अपन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, हिंदी में इसको कह देंगे देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, है ना? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा नोट से, या फिर थोड़ा नोट से कलर कर देते हैं, लेमडा नोट या फिर लेमडा टीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। पता होना चाहिए आपको, है ना? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ठीक बात। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? तो यहां पर सुनिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिकतम वेवलेंथ होनी चाहिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाहर बाहर निकालने, लिख देता हूं, बाहर निकालने के लिए अधिकतम वेवलेंथ। भैया इसका क्या मतलब हुआ? इतनी देर आप न्यूनतम न्यूनतम कर रहे थे, अब अधिकतम क्या आ गया? मैंने कहा सुनना ध्यान से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है धातु में से, तो जो आपकी वेवलेंथ है, जो आप लाइट डाल रहे हो उसकी जो वेवलेंथ है, वो कितनी होनी चाहिए? अधिकतम इतनी होनी चाहिए। इससे ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक बात है। मैंने कहा कि किसी धातु में से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उसकी जो वेवलेंथ है उसके लिए वो कितनी होनी चाहिए आपके पास में? अधिकतम इतनी होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो कि मैं आपको यह कह दूं कि आपको 700 नंबर लाने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं लाने। अरे एग्जाम्पल के लिए ले आना भाई, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं लाने हैं। ठीक है, सेम यहां पर क्या बात कर रहे हैं अपन? किसी एक मेटल में से अपन इलेक्ट्रॉन को अपन को बाहर निकालना है, ठीक है, तो आपको एक वेवलेंथ दे दी जाएगी, उस वेवलेंथ से ज्यादा आपको नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। भैया ये कैसी बात हुई? वेवलेंथ बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलेगा? मैंने कहा यहां पर दिक्कत यही यही है ना, दिक्कत तो यही है। थोड़ा सा फॉर्मूला समझाऊं मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अधिकतम इससे कम ही क्यों होनी चाहिए। दिखाता हूं मैं आपको। जैसे अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले, ई बराबर क्या होता है आपका? एच सी बटे लेमडा होता है। पता है ये बात? अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया फॉर्मूला। यहां पर हमें पता है एच और सी दोनों ही क्या है? कांस्टेंट चीजें हैं। एच क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, दोनों ही चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ई और लेमडा एक दूसरे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोला हाँ या ना? हाँ भैया। अगर मैं इसे लेमडा को बढ़ा दूं, अगर मैं इसे लेमडा की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे हाँ या ना बोल भाई। ठीक है, लेमडा क्या है? अपॉन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नीचे की चीज बढ़ेगी, ऊपर की चीज कम होती है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब लाइट के अंदर जो फोटोन आ रहे हैं उनकी एनर्जी कम हो गई, फोटोन आपका इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो आपको वेवलेंथ जो है, एक अधिकतम वेवलेंथ आ गई, उससे आप ज्यादा लेके जाओगे तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अगर आप
अगर आप लेमडा को बढ़ाते हो, मतलब वेवलेंथ को आप अगर बढ़ाते हो, तो आपकी एनर्जी वो घट जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है? घट जाती है। और एनर्जी घटेगी तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिकतम वेवलेंथ, मतलब लेमडा नोट क्या है? अधिकतम है। लेमडा नोट से ज्यादा कुछ नहीं होनी चाहिए। आप जो वेवलेंथ की लाइट डाल रहे हो धातु पर, वो लेमडा नोट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है? ठीक है। लेमडा नोट क्या है? आपकी अधिकतम वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं अपन फॉर्मूलाज की। जैसे मैंने कहा ETH लिख दो, या फिर इसको फाई लिख दो, या फिर इसको W लिख दो, एक ही बात है। E बराबर क्या होता है आपका? HC बटे लेमडा नोट। लेमडा नोट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं? एनर्जी कौन सी? थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें तो यहां पर अपन ने जो वेवलेंथ लिया वो भी कौन सी ली है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ली है। ठीक है। चलिए, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, HC बटे लेमडा TH भी तो लिख सकता हूं। बिल्कुल भैया लिख सकते हो आप। ठीक, इसको बक्से में बंद कर लो, इसको बक्से में बंद कर लो। कर लिया भैया। ठीक है। यहां पर मैं एक लाइन लिखवाता हूं तुम लोगों को, और फिर अपन कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। यहां एक लाइन लिखो पहले। लाइन क्या है? लाइन ये है कि यदि 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 लेमडा जो है वो लेमडा नोट से ज्यादा हो गया, यदि लेमडा जो है वो लेमडा नोट से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? आपका उत्सर्जन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो उत्सर्जन उत्सर्जन नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझाता हूं इसके बारे में। उत्सर्जन नहीं होगा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लेमडा नोट क्या है? अधिकतम वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है। और मैंने कहा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो लेमडा नोट है वो क्या है? अधिकतम वेवलेंथ है जिस पर आपकी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। इससे अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे वेवलेंथ को तो आपकी एनर्जी घट जाएगी, और एनर्जी घट जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो आपने लेमडा नोट तो अधिकतम है, इससे ज्यादा आपने लेमडा बढ़ा दिया, आपने वेवलेंथ बढ़ा दी। अब क्या है? आपकी इलेक्ट्रॉन जो बाहर नहीं निकलेगा, उत्सर्जन जो है वो नहीं होगा। रीजन मैंने आपको बताया, लेमडा बढ़ाओगे एनर्जी घट जाएगी। ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। ये कैलकुलेशन सीख जाओगे, आपके लिए बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते जाएंगे। दिखाऊंगा कैसे उसमें कैलकुलेशंस करते हैं। आ जाइए। मैंने कहा ई क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं, टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ई क्या है? सबसे पहले ई क्या है? ठीक है। तो मैंने कहा ई क्या है? इंसिडेंट फोटोन की ऊर्जा। ये क्या है? इंसिडेंट इंसिडेंट फोटोन की ऊर्जा है। ठीक है भैया। इंसिडेंट फोटोन कौन सा होता है? मैंने कहा दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर ये धातु का टुकड़ा है, इस पर ये लाइट पड़ रही है, इस लाइट के अंदर जो फोटोन है जो यहां पर गिर रहे हैं उनको अपन इंसिडेंट फोटोन कहेंगे ना। तो ई क्या है? यहां पर इंसिडेंट फोटोन की ऊर्जा है। ठीक है। और ये कितनी होती है? क्या होता है? ई होता है आपका HC बटे लेमडा होता है। ठीक बात है क्या? इसको मैं और सही से लिखूं, पहले इसको एच न्यू भी लिख सकता हूं, और एच न्यू होता है आपका HC बटे लेमडा होता है। ठीक बात है क्या? ठीक बात है भैया। अब बात करें अपन ETH की। ये तो अपन ने ई की बात कर ली। ETH क्या है भैया? ETH तो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जिसको अपन फाई भी लिख सकते हैं, जिसको अपन W भी लिख सकते हैं। ठीक बात है क्या? ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा H H तो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, इसको मैं न्यू नोट भी लिख सकता हूं, H न्यू नोट। न्यू नोट क्यों? H तो यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू नोट यहां पर क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। थोड़ी देर पहले अपन ने बात कर ली। इसको मैं और ऐसे लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, HC बटे लेमडा नोट भी लिख सकता हूं। या फिर मैं और इसको थोड़ा सा एक चीज और लिख दूं तो यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, H न्यू TH भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको मैं और लिखना चाहूं तो HC बटे लेमडा नोट भी लिख सकता हूं। इसको मैं और लिखना चाहूं तो इसको HC बटे लेमडा TH भी लिख सकता हूं। ठीक बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलिए, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई। अब आते काम की बातों पर। जैसे E बराबर क्या होता है भैया? हमें पता है E बराबर HC बटे लेमडा होता है। E बराबर क्या होता है आपका? HC बटे लेमडा होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा H और C दोनों ही चीजें कांस्टेंट है यार। H और C दोनों ही चीजें क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कभी बदलेंगी नहीं, बदलेंगी नहीं तो इनकी वैल्यू पुट कर ही लेते हैं ना। अरे बदलेंगी नहीं, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हमेशा स्थिर रहेंगी, कभी बदलेंगी नहीं। बदलेंगी नहीं तो हम इसकी वैल्यू लिख ही लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? H की वैल्यू थोड़ी देर पहले बताई थी, 6.663 होती है, लेकिन 6.6 लिख लेते हैं।
इजी रहेगा अपने लिए, ठीक है, इंटू 10⁻³ -34। ठीक बात है, चलिए। और सी की कितनी होती है आपकी, सी की कितनी होती है 3 × 10⁸। ठीक बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, बटे लेमडा। ठीक बात है, चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.6 × 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19.8। ठीक है बात है। और माइनस का 34 है, इधर 8 है प्लस में, तो 34 में से आप 8 घटा दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 26 आ जाएगा। तो इंटू 10⁻26 बटे लेमडा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आपको ई निकालना है तो आपके सामने फॉर्मूला ये रहा, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, हमने एचसी की वैल्यू यहां पर लिख ली, हमने एचसी की वैल्यू हमने यहां पर लिख ली, ये आएगी, इसको सोल्व करके हमने लिख ली। अब आपको आगे जो है वो लेमडा और ई पुट करना है, ये इसको आपको छेड़ना नहीं, क्योंकि ये तो आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी। समझ में आ रही है बात को, हर बात समझ में आ रही है, क्योंकि एच और सी की वैल्यू कभी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी भाई, ये तो इतनी ही रहेगी, तो आपको इसको तो याद रखना ही है, ठीक है। और ई और लेमडा ये आपका बदलता रहेगा। अब यहां पर आपका खेल होता है, इकाइयों का खेल होता है, यहां पर जो खेल आएगा वो इकाइयों का आएगा। कैसे भैया, मैंने कहा यहां पर जो आपका ई है ना, वो किसमें, एनर्जी जो किसमें, जूल में है, एनर्जी किसमें है, जूल में है। और यहां पर जो आपकी लेमडा है, लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ को कहते हैं ना, लेमडा जो वो क्या है इसमें, मीटर में है। ठीक बात है। और ये जो वैल्यू है ये आपकी जूल मीटर में है। ठीक बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यहां पर जो ई है उसके यूनिट क्या है, जूल में है, ठीक है, लेमडा मीटर में है, और ये ऊपर वाली जूल मीटर में है। मतलब सारी की सारी वैल्यू कैसी है, एसआई यूनिट है, सारी की सारी जो यूनिट है वो कौन सी है, एसआई यूनिट है। लेकिन जरूरी है कि क्वेश्चन में वो आपको जूल में ही दे एनर्जी, अगर आपको जूल में ना दी तो क्या करोगे, मीटर में ना देके आपको एंगस्ट्रॉम में दे दे, नैनोमीटर में दे दे, तो क्या करोगे। उसके लिए आते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी, उसके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वो लेमडा जो है ना वो मीटर में ना देके, लेमडा जो है वो मीटर में ना देके किसमें देगा, एंगस्ट्रॉम में देगा, इसमें देगा, एंगस्ट्रॉम में देगा, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। मतलब एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक बात है, चलिए। अगर भैया आपको वो एनर्जी को जूल में ना देके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दे तो क्या करोगे। मैंने कहा एनर्जी को अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है, ईवी देता है, 1 ईवी देता है, तो एक ईवी में कितने जूल होते हैं, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक बात है, तो इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको वो नैनोमीटर में दे दे, आपके जो लेमडा है इसको अगर आपको वो नैनोमीटर में दे दे तो क्या करोगे, तो 1 nm, एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से इनको कन्वर्ट कर सकते हो, कर तो लेंगे भैया, तो थोड़ा आसान तरीका है, मैंने कहा है ना आसान तरीका, वो पकड़ लेते हैं, आ जाओ भाई। क्वेश्चन में आपको आंखें सो दिखाई तो देगी, देगा, अरे दे देगा ना, दिखाई दे देगा भैया, ठीक है, आ जाओ। अगर आपको आंखों से दिखाई देता है तो अपन एक बात कर लेते हैं, आपको देखने से पता लग जाएगा क्वेश्चन में कि वैल्यूज जूल में दे रखी हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, किसमें दे रखी है, वो आपको यूनिट देख के पता लग जाएगा। अरे इकाई देख सकते हो ना, भैया देख सकते हैं, ऑप्शंस में दिख जाएंगी आपको इकाई। मान ले आपको जूल में और मीटर में दे रखी है वैल्यूज, अब तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक बात है। मान ले आपको जो वैल्यूज है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम में दे रखी हैं। अगर आपको वैल्यूज जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम में दे रखी, तो आपको फॉर्मूला लगाना है E बराबर 12375 बटे लेमडा। ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, इजी इजी। ये आपको कब लगाना है, जब आपको वैल्यूज जो है वो किसमें दे रखी हो, जब आपको वैल्यूज एंगस्ट्रॉम और ईवी में दे रखी हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहां पर 12375 है, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में फिर दिक्कत आएगी, तो मैंने कहा इसको अपन एक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ई बराबर अपन क्या कर लेंगे, 12400 बटे लेमडा कर देंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको वैल्यूज एंगस्ट्रॉम और ईवी में दे रखी हो, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लेमडा आपका एंगस्ट्रॉम में। आसान है, इजी हो जाएगा,
ठीक है भैया, अगर नैनोमीटर में दे रखा हो मामला तब क्या करेंगे? मैंने कहा उसके लिए भी है ना कुछ, उसके लिए भी कुछ है। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है आपका ई बराबर 1240 बटे लेमडा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ये कब करना है आपको यूज? ये आपको जब ये आपका जो लेमडा है वो नैनोमीटर में दे रखा हो और ये आपका इलेक्ट्रॉन ईवी में दे रखा हो ना, ये आपका एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। तो आपको मैंने ये फॉर्मूले बता दिए, अब इन फॉर्मूलों पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। समझा देता हूं वापस एक बार के लिए मैं। तो मैंने कहा अगर आपको एनर्जी, आपका वेवलेंथ, इनकी जो वैल्यूज है वो मीटर और जूल में दे रखी हो तब तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको एंगस्ट्रॉम और ईवी में दे रखी हो वैल्यूज तो आपको ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको नैनोमीटर और ईवी में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इजी, ठीक है। फॉर्मूले में डालो, आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन ये कहता है कि फोटोन की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम है, ठीक है, तो इसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, ये तो क्या बात कर रहे हो, आसान है भैया ये तो। ऐसा तो एग्जाम में थोड़ा ना आएगा, हाँ? ऐसा एग्जाम में थोड़ा ना आएगा। मैं एग्जाम वाला भी दिखाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है, पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा भाई, ऐसा ही आता है एग्जाम में भी। फोटोन की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में? दे रखा है हमें लेमडा दे रखा है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में? लेमडा की वैल्यू दे रखी है। लेमडा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको जो इकाइयों है, यहाँ पर इकाई है, जो यूनिट्स हैं, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान में देखना है। तो यहाँ पर क्या है? एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में है, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन भैया? फॉर्मूला अपन लगाएंगे कौन सा अपना? ई बराबर 12400 बटे लेमडा, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। अपन को यहाँ पर क्या है? ऊर्जा ज्ञात करनी, मतलब ई की वैल्यू अपन को निकालनी है, लेमडा की अपन को दे रखी है, तो क्या निकाल लेंगे अपन? ई बराबर 12400 बटे 4000, यहाँ पर आपका डबल जीरो से डबल जीरो मर गया, ठीक है, और बचा क्या? यहाँ पर 40 और यहाँ पर 124, भाग दे दे भाई, ऐसे दे दे, ठीक है, नहीं आता तो ऐसे दे ले ले, ठीक है। तो चार चार तीय 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 120, 4 बचा 0.01, ठीक है। सिंपल भाग किया भाई मैंने, कुछ भी नहीं किया, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। ई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3.1। यहाँ पर मैं जूल, ई की एनर्जी की कौन सी यूनिट लगाऊं? जूल लगाऊं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाऊं? भैया जूल, अगर यह मीटर में होता ना लेमडा तो आप जूल लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहाँ पर जो इकाई जो है, यूनिट्स जो है, उनके ध्यान में रखना है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपको क्या पूछा था? इसने ऊर्जा पूछी थी, ऊर्जा आपने बता दी, ये आपने वेवलेंथ दे रखी थी आपको। कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या इसमें? पोज करके आपको इसका आंसर करना था, एक मैंने करवा दिया। तो आगे के जो आंसर है वो आपको पोज करने हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर पोज करो, आपको आंसर करना है। अगला है, फोटोन की वेवलेंथ आपको दे रखी है कितनी? 248 एनएम, और इसकी ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। पोज करिए वीडियो को और अपना आंसर जो है फटाफट यहाँ पर लिखिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कितना आपका आंसर आता है, ठीक है। एक बार मैं रुकता हूं और आप आंसर करिए इसका। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी प्लीज बताइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है वी विल कंटिन्यू, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना हम नहीं करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। ऐसे मेरा तो मेन सब्जेक्ट भी नहीं है भाई ये, ठीक है। मैं तो जस्ट ऐसे बस तुम लोगों ने कहा तो ठीक है, आंसर करो इसका ना। तो क्या दे रखा है हमें? यहाँ पर लेमडा दे रखा है, हमें लेमडा दे रखा है, कितना दे रखा है? 248 एनएम हमें दे रखा है, और हमें क्या निकालने के लिए बोला है? एनर्जी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। आपको यूनिट ध्यान में रखनी है, यूनिट क्या दे रखी है लेमडा की? 448 एनएम, ठीक है, नैनोमीटर में है। तो फॉर्मूला अपन कौन सा यूज करेंगे? ई बराबर 1240 बटे लेमडा, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, ई बराबर 1240 बटे बटे आपका 248। अब इसको थोड़ा सा मैं इजी करने के लिए लिख रहा हूं भाई, ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा ना। 124 इंटू 10, ठीक है, इंटू 10, ठीक है, बटे आपका 248, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? काटू मैं इसको, तो 124 का दुगुना कितना होगा? डबल कितना होगा? 248 होगा। तो ये 2 से कट गया, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आया 10 बटे 2, वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आ गई? ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आपको बस ध्यान में रखना है आपका यूनिट किस में दे रखी है? जूल में दे रखी है, आपकी
एनम एंगस्ट्रॉन्ग मीटर किसमें दे रखी है, उस हिसाब से आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको अप्लाई करने हैं, आपका आंसर आपकी कदमों में होगा। ठीक है, चलिए एक पीवाईक्यू कर लेते हैं, एक पीवाईक्यू करते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए एक पीवाईक्यू करते हैं, आ जाओ। पीवाईक्यू आपके सामने है, ठीक है। कब आया हुआ है? उड़ीसा नीट 2019 में, नया नवेला। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संवेदनशील पदार्थ का कार्य फलन हमें दे रखा है 4.0 ईवी दे रखा है। प्रकाश की सबसे लंबी वेवलेंथ जो प्रकाश पदार्थ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन उत्सर्जन कर देते हैं यहां पर, उत्सर्जन का कारण बन सकती है। क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे एक बार, फिर समझते हैं इसको। क्वेश्चन ये कहता है कि प्रकाश संवेदनशील पदार्थ है कोई, ठीक है, उसका कार्य फलन हमें दे रखा है। कार्य फलन मानी हमें ईटीएच की वैल्यू दे रखी है, ईटीएच, ठीक है। वो कितनी दे रखी है हमें? 4.0 ईवी दे रखी है, 4.0 ईवी दे रखी है, ठीक है भैया। और हमें क्या पूछ रहा है? प्रकाश की सबसे लंबी वेवलेंथ, प्रकाश की सबसे लंबी वेवलेंथ पूछी है जो पदार्थ से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा दे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का कारण बने, ठीक है। हमें ईटीएच की वैल्यू दे रखी है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ पूछ रहा है। तो वेवलेंथ क्या होती है आपकी? लेमडा। वेवलेंथ क्या होता है आपका? लेमडा। तो लेमडा हमें पूछ रहा है ये, ठीक बात है, ठीक है भैया। और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर वैल्यू एनएम में दे रखा है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी की वैल्यू किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपकी जो आंसर में वैल्यू दे रखी है लेमडा की, वो किसमें देखिए? एनएम में। मतलब फॉर्मूला अपन कौन सा लगाएंगे? अपना एनएम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब एनएम यूनिट होती है तो अपन फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? ई बराबर 1240 बटे लेमडा। ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं जब नैनोमीटर में बात आती है। मैंने कहा इकाइयों का ध्यान रखना आपको, ठीक है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, हमें क्या निकालना है? ई तो हमें दे रखा है, लेमडा हमें निकालना है। तो मैं लेमडा को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1240 बटे ई हो जाएगा आपका, ठीक बात है क्या? इसको मैं जब पुट करूंगा वैल्यू, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगी? यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1240 बटे आपका 4, ठीक है। और इसको जब हम सोल्व करते हैं, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो मैंने कहा सिंपल भाग मारो ना, भाग मारो 1240 से, तो 4 तिये 12, देखो सिंपल बिल्कुल इजी कर रहा हूं ना। यहाँ पर 40 से 4 एकम 4, ठीक है। और मैं नीचे जिस जीरो को ऊपर ले जाऊंगा 310 आ जाएगा, तो 310 एनएम आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 310 नैनोमीटर। आंसर है क्या ऐसा? बिल्कुल भैया, डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, पोज करके आपको आंसर करना है। ये तो देख लो पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है। आपको लग रहा था कि ऐसे इजी क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं, इजी था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन में दे रखा था हमें, क्वेश्चन में हमें दे रखा था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था। कार्यफलन क्या होता है? ईटीएच, ठीक है, बता चुका हूं ऑलरेडी। हमें एक पूछी है सबसे लंबी वेवलेंथ पूछी है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ पूछी है हमें जो पदार्थ को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करवा दे, तो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा था 1240 बटे लेमडा। एनएम में जब हो तो 1240 बटे लेमडा करेंगे, एंगस्ट्रॉम में हो तो 12400 बटे लेमडा करेंगे। और अगर जूल में दे रखा हो, आपका मीटर में दे रखा हो, तब क्या करेंगे? वो अपना 9.8 इंटू 10 टू द पावर -26 वाला करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, पोज करके आपको आंसर करना है भैया। AIPMT 1988 में आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर इसका करो, ठीक है, इजी है, करो भैया, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। आसान है, क्वेश्चन पढ़ना आपको और आंसर करना है। करवाऊं मैं? करवा दूं? चलो आ जाओ। कर लिया तुम लोगों ने? अपना आंसर लिखना, ठीक है। तो मैंने कहा चलो तुम लोग करो यार, करो, ठीक है, करो 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 करो, करो। चल करो। तो मैंने कहा सोडियम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंग दैर्ध्य कितना है आपका? 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, मतलब 5000 वेवलेंथ आपकी। लेमडा की वैल्यू दे रखी है अपन को 5000 एंगस्ट्रॉन्ग दे रखी है, ठीक है। इसका कार्यफलन अपन को पूछा है, कार्यफलन क्या होता है? ईटीएच, ईटीएच अपन को पूछा है, ठीक है, ये अपन को पूछा है, ठीक है। वैल्यू किसमें? एंगस्ट्रॉन्ग और जूल में है, इसमें है एंगस्ट्रॉन्ग और जूल में है, ठीक है। अब क्या करें भैया? एंगस्ट्रॉन्ग में आपको क्वेश्चन में दे रखी है, और जो आपके ऑप्शन है वो किसमें दे रखे हैं? जूल में दे रखे हैं। भैया अगर ये मीटर में होती ना, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अपन यूज करते, कौन सा? 9.8 इंटू 10 टू द पावर -26 बटे लेमडा कर देते, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में दे रखी है। मैंने कहा आपको, मैंने एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करना भी तो सिखाया है ना।
अरे इजी है भाई, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो कर देंगे ना वो यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी है आपकी, सो लेमडा की वैल्यू कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको अपन को मीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या कर देंगे अपन 5000, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा अच्छा करूं तो 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻3 प्लस का 3। ये +3 कहां से है, मैंने कहा 3 जीरो, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 3 है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 में से 3 माइनस करने पड़ेंगे आपको, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो हमने लेमडा को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब अपन इजी आराम से निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है 9.8 इंटू 10⁻26 बटे लेमडा। ये क्या होता है आपका जूल और मीटर के लिए, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं या नहीं करते, बिल्कुल भैया करते हैं। मैंने कहा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, इसके लिए क्या कर दूंगा मैं, ई बराबर 19.8 को क्या कर दूंगा मैं 20 लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू आई जाएगी, ठीक है, -26। लेमडा की वैल्यू अपन पास में है 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक बात है। यहां पर क्या आ जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 चौके कितना होता है 20, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो -10⁻⁻7 है, ये ऊपर जाएगी, तो वैल्यू कैसी दिखने लगेगी आपको कुछ इस प्रकार की, ई बराबर 4 इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻7, ऊपर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 26 में से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा 19, तो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻19, ई की वैल्यू आ जाएगी। और अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो ये वैल्यू किसमें आएगी, जूल में आएगी। ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, बिल्कुल भैया पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मार दो टिक। इस तरीके से आपको सोल्व करना इजी था। फॉर्मूलेज आपको जो है वो पता होने चाहिए, उन्हीं फॉर्मूला में आपको डालना है। मैंने कहा इकाइयों का ध्यान रखना, इकाई ध्यान में रखोगे सारी चीजें आप कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ आपको समझ में आया या नहीं आया ये लेक्चर, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताना। आप कमेंट नहीं करोगे मुझे नहीं पता लगेगा, ये सीरीज यही डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो आप कमेंट करोगे, मुझे बताओगे भाई समझ में आ रहा है, तो वी विल कंटिन्यू, ठीक है। तो समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो तुम लोगों को पसंद आया लाइक कर देना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी जा रही है, प्लीज लाइक जरूर से कर दिया करो, कुछ नहीं जाता भाई लाइक करने में, लाइक कर दिया करो, ठीक है। और मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक ये सारे पढ़ते रहना। ये जो आज पढ़ा है अपन ने इसको प्लीज रिवाइज करके आना, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज रिवाइज करके जरूर आना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक ये सारे पढ़ते रहो, मस्त रहो, ओके बाय।